वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग्स विद आयशा। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो हमें पता है कि इस चैप्टर में सबसे पहले आइसोटोप्स के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये जो आइसोटोप्स हैं ये हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वो कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे पहले जो है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कैंसर सेल के लिए की जाती है। इसके अंदर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है कैंसर सेल्स के हिस्से के ऊपर। जहाँ पे किसी इंसान को कैंसर होता है उस हिस्से के ऊपर इन आइसोटोप्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, जिसकी वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो स्किन कैंसर के लिए होता है P32 फास्फोरस 32 लगाया जाता है और SR सीरीनियम 90। ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कि अगर किसी इंसान को स्किन कैंसर हो तो इसके साथ ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, अब देखिए ये इनकी खासियत क्या होती है, ये क्यों यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं और ये क्या रेडिएशन बीटा रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट करते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है ये अंदर जो होते हैं किसी चीज़ के आर पार होने की सलाहियत होती है पेनिट्रेटिंग। तो ये जो होते हैं लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा हम लोगों की बारीक और पतली होती है। तो ये आगे घुस के आगे से आगे जाके अगले ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए ये वाले बीटा रेडिएशन जो फास्फोरस 32 और सीरीनियम 90 आइसोटोप्स जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए जो कोबाल्ट 60 अगर बॉडी के अंदर किसी और जगह पे इन साइड में अगर कैंसर हो तो उसके लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है और ये इसकी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गैमा रेज इसने रिलीज़ करनी होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बाहर के सेल्स को गुजर के अंदर वाले सेल को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कैंसर सेल्स होते हैं। देखें सेकेंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। इससे हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं कुछ बीमारियों का और मेडिसिन के तौर पर भी ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर मौजूद है तो वो किससे हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इन आइसोटोप्स की मदद से। आयोडीन 131 जो है गोइटर एक बीमारी होती है गले की जिसके अंदर गला सूज जाता है। ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड्स की वजह से बनता है और आयोडीन जो 131 है वो इसको डायग्नोज करने के लिए होता है और इसकी मेडिसिन है आयोडीन 131। ठीक है, मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है। टेक्नीटियम है एक, वो मॉनिटर करता है बोन ग्रोथ को। आप देखिए ये जो आइसोटोप है टेक्नीनियम का, ये ऐसा आइसोटोप है जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ की जो बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है ना उसको वो मॉनिटर करता है। उसके ज़रिए पता लगाया जाता है कि जो हड्डियां हैं वो ठीक तरह से ग्रो कर रही हैं, वो रुक क्यों गई हैं या उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। कुछ लोगों के हिस्से या कुछ हड्डियां बढ़ जाती हैं और वो क्यों बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं तो किस तरह से बढ़ रही हैं वो हमें टेक्नीनियम जो होता है आइसोटोप्स की मदद से पता चलता है। थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है वो आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस हैं। यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं हमारी जो अर्थ के अंदर मौजूद है ज़मीन के अंदर फॉसिल्स जो हैं लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह, उनको हम उनकी एज का एस्टिमेट करने के लिए। देखिए हमें बताया जाता है कि डायनासोर की ये एज है या उसकी एग की ये एज थी या लास्ट टाइम डायनासोर जब पाया गया उस वक्त ये टाइम पीरियड चल रहा था, या किसी भी एनिमल की जो भी लाइफ होती है जो अब तक ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उनके बारे में हमें उनके फॉसिल्स की वजह से पता चलता है। ठीक है, उनके बाकियात जो हैं। तो जो होते हैं आइसोटोप्स, इनकी वजह से ही हम लोग उनकी ज़िंदगी उनकी मौत के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कब मौजूद थे और कब नहीं मौजूद थे। ठीक है, इसके अंदर एक और टर्म यूज़ है कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या होती है, कार्बन डेटिंग दरअसल एज का पता लगाने के लिए होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, उनके अंदर वो क्या करते हैं, उनकी एज मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन द इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कार्बन तो मौजूद होता है, ठीक है, और जो कार्बन का आइसोटोप नंबर 14 है उसके अंदर उसकी हाफ लाइफ को मेजर करके हम उसकी डेट पर एज पता कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एनिमल की या प्लांट की। तो जो इसकी चौथी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स वो है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। जितने भी इस दुनिया में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, पहले जो उन लोगों को नहीं पता होता था ये किस रूट से जा रहे हैं या किस तरीके से ये हो रहे हैं, और उनके जितने भी कंपाउंड्स बनते थे उनके किसी किस्म के स्ट्रक्चर का नहीं मालूम होता था जब तक आइसोटोप्स की दरियाफ्त नहीं हुई थी। जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दरियाफ्त हुए तो साइंटिस्ट ने उनको यूज़ किया केमिकल रिएक्शन के अंदर। उसके अंदर क्या करते हैं कि फॉलो किया जाता है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फॉलो करते हैं, जहाँ उनको पता होता है कि ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके ऊपर हमने ये वाला यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिहाज उसको फॉलो करते जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो कनेक्ट होता जाता है, जहाँ जहाँ वो अटैच होता है, या जो जो रिएक्शन के अंदर उसके साथ अमल होता है वो उसको फॉलो करते हैं, और इस तरह वो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो फोटोसिंथेसिस हमारे पास अमल होता है, ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं और फिर उसको अपनी रिजर्व फूड ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कार्बन 14 जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके अंदर उन्होंने कार्बन 14 का आइसोटोप लिया और उसके रूट को फॉलो किया। जैसे जैसे वो फोटोसिंथेसिस के अंदर अमल होता गया तो वो उसको फॉलो करते गए, और एंड पे जाके जब ग्लूकोज बना तो उस वक़्त साइंटिस्ट को उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का पता चल गया और उसका रूट पाथवे भी पता चल गया कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और किस किस अमल से होके गुजरता है, ठीक है। अब जो इसकी 5th एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये जो 5th एप्लीकेशन है ये आजकल के दौर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आजकल जितने भी कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ हैं, वो अपनी एनर्जी जो कि डिमांड्स है या अपनी एनर्जी की जितनी भी नीड्स हैं वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू पूरा करते हैं। इसका इस तरह होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होते हैं, इसके अंदर चीज़ों को तोड़ा जाता है, ठीक है, कोई भी एटम होगा उसको तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है, और ये सारा प्रोसीजर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके इन्होंने बनाना है। तो जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है इसके अंदर वो क्या करते हैं कि यूरेनियम का एटम लेते हैं 235 और इसका मास एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है, इसका मास है 235 और इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये यूरेनियम का एटम है। इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है न्यूट्रॉन्स की। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स फेंके जाते हैं तो ये टूट जाता है, तो इसका क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। इसका न्यूक्लियस टूट जाता है और ये किस में चेंज हो जाता है, बेरिलियम में, क्रिप्टॉन में और न्यूट्रॉन में और एनर्जी, ठीक है, 3-4 चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले बनता है बेरिलियम, क्रिप्टॉन, फिर 3 एटम बनते हैं न्यूट्रॉन के, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस टूटा है तो न्यूक्लियस के अंदर से भी न्यूट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं और साथ में एनर्जी, ज़्यादा सी एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो ये एनर्जी होती है इसको क्या करते हैं, वाटर जो होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। पानी होता है, ठीक है, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इतना गर्म कर दिया जाता है कि वाटर जो होता है स्टीम बन जाती है, वो स्टीम भाप होती है, ठीक है। ये भाप फिर जाके आगे टरबाइन के पास जाती है, उसकी कॉइल को घुमाती हैं। जब वो
कॉइल घूमती है तो उसके साथ जनरेटर के साथ ये कनेक्ट होती है और वहाँ पे क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक था और ये आज हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 एंड हो गया। इसकी एक्सरसाइज मैं इंशाल्लाह लाइव सेक्शंस के अंदर आपको करवाऊँगी और फिर हम कल से अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।